आजम खान ये तो अपने ढंग के नेता रहे उत्तर प्रदेश में, और लेकिन इस वक्त तो वो वास्तव में राजनीतिक हलकों में एक पहेली बन गए। समाजवादी पार्टी और उनके बीच रिश्ता ठीक नहीं, ये जग जाहिर है। बस इतना मान लीजिए कि सीधे कोई नहीं बोल रहा, ना अखिलेश यादव और ना आजम खान खुद। लेकिन आजम खान की जैसी एक अपनी शैली है, एक अदा है, एक डायलॉग डिलीवरी है, उसमें जब से वो जेल से आए हैं उन्होंने 5-7 बार तो भरपूर इंडिकेशन दिया, मेरी तबाही में मेरे अपनों का हाथ है। अब बताइए, आजम साहब हैं, उनसे पूछा गया आप अखिलेश यादव से नाराज हैं? बोले भाई नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए, मैं तो छोटा आदमी हूं, खुद निराधार हूं, मेरा ही कोई आधार नहीं है, मैं क्या नाराज होऊंगा। उनसे प्रश्न हुआ मुलायम सिंह यादव ने से आपकी बात हुई? बोले हो सकता है मुलायम सिंह जी के पास मेरा टेलीफोन नंबर ना हो, या हो सकता है उनके पास समय ना हो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से बात करने का। जब लीजिए, उनका अंदाज देखिए आजम खान का, यही अंदाज उनको मोहम्मद आजम खान बनाता है, और यही अंदाज समाजवादी पार्टी को फिलहाल सांसद में डाले हुए है। मैंने 2 बातें कही आजम जी के लिए। एक तो मैंने कहा कि रामपुर का चाकू एक दौर में, अब तो उतना नहीं उसका प्रोडक्शन है, मशीनों से चीजें बनने नहीं, वरना पूरे दक्षिण एशिया में मशहूर था। उसकी जैसी धार 9 इंची हो, 12 इंची हो, कहीं नहीं मिलती थी। क्या सारे अच्छे कामों में वही इस्तेमाल आता था, रामपुरी चाकू, ठीक। लेकिन आजम साहब की जुबान के सामने वो भी भोतरा साबित दिखता है। उनकी जो मारक क्षमता है ना उनकी जुबान की, वो। दूसरा एक मसला कि अब इसमें तो मेरे ख्याल से पर्देदारी की कोई ज़रूरत बची नहीं। आप क्या कहते हो कि हमारे नहीं समाजवादी पार्टी और आजम साहब के बीच में बड़ा प्रेम भाव बना हुआ है, ऐसा कुछ कहने की सुनने की तो अब जरूरत बची नहीं, क्योंकि मामला तो साफ हो ही गया, चौराहे पे हो गया। आजम साहब से पूछा गया भाई मुलायम सिंह जी ने बात की, बोले मुलायम सिंह के पास मेरा टेलीफोन नंबर नहीं होगा, या मैं इतना छोटा कार्यकर्ता हूं, वो इतने बड़े नेता है इसलिए जरूरत नहीं समझी होगी। तो हो ही गया। अब तो मेरे ख्याल से कि अभी कुछ बचा है, यही से बात शुरू करें। कुछ बचा है, यह चला चली की वेला है। आज भी आए दुआ सलाम कर सकते, चलो टोपी लाल नहीं लगाई, बड़े बूढ़े हैं, छोड़ो। मुलायम सिंह भी हालांकि टोपी लाल लगाते हैं, लेकिन आजम साहब ने आज काली टोपी चुनी। लेकिन आजम खान एक बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लोग वाचालता में ऐसा ना भी माने, लेकिन मैं मानता हूं। और इस वक्त उन भाजपा और सपा छोड़कर जितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबका न्योता उनकी जेब में है, कुछ बाईं जेब में है, कुछ दाईं जेब में है। क्या ऐसा भी बड़ा रेयर होता है क्या? आजम खान को लेके बीजेपी क्या सोच रही है, एक विषय ये मत कर दीजिएगा वो हमने तो बड़े बड़े सूरमा देख लिए, क्या आजम खान और क्या फलाने खान, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर गतिविधि हर राजनीतिक दल को प्रभावित करती। और एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर आपको क्या लगता है कि आजम खान मायावती के साथ जा सकते हैं? आजम खान कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी का संदेश लेके उनसे प्रमोद कृष्णन ने एक लंबी मुलाकात की थी। मायावती की तरफ से प्रस्ताव है, जयंत चौधरी की तरफ से प्रस्ताव है क्योंकि पश्चिम का मामला है, और शिवपाल जी की तरफ से प्रस्ताव है। आपको क्या लगता है और वो फर्क कितना डालेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में? आनंद जी। अमिताभ जी, वैसे तो आज मुझे सुनने में ही काफी मजा आ रहा था और अच्छा लग रहा था। आज श्रोता भाव में मैं ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहा था, लेकिन आपने वक्ता भाव में मुझे ला दिया है तो मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा। आपके जो प्रश्न है कि वो कहां जाएंगे, इसका मैं दूसरे में जवाब दे दूंगा। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव जी से न पार्टी संभल पाई और न मुलायम सिंह द्वारा बनाए गए रिश्ते संभल पाए।
अब आप आज की ही हकीकत देख लीजिए, पहले चचा नाराज हुए, फिर चच्चा नाराज हुए, पहले चाचा फिर चच्चा, और अब एक और चचा नाराज हो रहे हैं। और ये सब मिलके अखिलेश को गच्चा दे रहे हैं या अखिलेश इनको गच्चा दे रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कौन सच्चा है इसमें, इसकी भी तस्दीक कुछ समय में हो जाएगी। क्या तुकबंदी मिला दी, चच्चा गच्चा सच्चा। तो कुल मिलाकर ये है जी कि अखिलेश यादव जी ने भले ही साइकिल का जो हैंडल है उसको किसी भी प्रकार से अपने हाथ में ले लिया हो और खूब मजबूती से पकड़ा हो, लेकिन यह सच है कि वो इसे संभाल नहीं पा रहे। वो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी कभी सीधे जा रही है, फिर मुड़ जा रही है। जी अभी मुर्तजा जी ने कहा एक बात जो है, वो कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझसे भी कहा, क्योंकि पत्रकार मैं रहा हूं पहले, तो संपर्क जो है वो विभिन्न दलों में पहले भी रहा है। तो जैसे एक सामान्य बातचीत में मुझसे कहा गया और कई नेताओं ने कहा भैया हम तो झोला डंडा अटैची सब लेके तैयार थे विधानसभा चुनाव में कि अखिलेश जी आदेश करेंगे कि फलाना जगह जाओ, फलानी भूमिका देखो, यहां व्यवस्था देखो। लेकिन बोले भैया इंतजार करते रह गए, कोई बोला नहीं कि कहां आना है, कहां जाना है, क्या करना है। तो ये सही है कि एक ही पिलर पे अखिलेश यादव जी चाह रहे थे पूरी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। जी यहां तक कि जिन लोगों को भी वो पार्टी में लेके आए उनका भी कोई इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, एक भी व्यक्ति को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो आज अखिलेश यादव जी जो हैं, मैं पूरी तरह से बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि छात्र संघ अध्यक्ष की तरह जो है उनका व्यवहार है और उसी तरह की उनकी सोच है। 8, 10, 15 लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो इतना हवा भर भर के उनको फुलाते रहते हैं कि अखिलेश जी जो है सच्चाई को नहीं देख पाते। अब दूसरी बात जो आपने कहा आजम खान साहब वाली, देखिए आजम खान साहब ने पिछले कार्यकाल में क्या किया और उसके भोगदंड उन्हें क्या मिल रहे हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से 10 बार वो विधानसभा चुन के आए हैं तो उनका प्रभाव भी होगा, इससे भी मैं इनकार नहीं करता। और वो जहां भी जाएं, जहां भी जाना चाहें वहां जाएं, और आने वाले समय में वह कितना प्रभाव डाल पाते हैं या क्या कर पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज जरूर है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरह से उनका मोहभंग है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं, अभी उन्होंने कहा, मुझे एक शेर याद आ गया कि खुदा जाने मेरी बर्बादियों में हाथ किसका है, कहने वाले आप ही का नाम लेते हैं। तो अभी तो उन्होंने इशारों में ये बात कह दी है। पल्लवी को या कृष्णा जी को फिर कभी सपा के किसी सिस्टम में देखा नहीं, न दाएं से न बाएं से, दूर से भी नहीं। नहीं, इस बात को लेकर आपने देखिए साफ तौर से कई मीडिया खबरों ने चलाया कि केशव देव मौर्य जी नाराज चल रहे हैं, माननीय शिवपाल जी नाराज चल रहे हैं, माननीय कृष्णा पटेल जी नाराज चल रहे हैं। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जैसे कहा केशव देव मौर्य जी के लिए कहा, माननीय केशव देव मौर्य जी को फोन पर ही उन्होंने इंटरव्यू में बुला लिया, कहा कि मेरी तो कोई नाराजगी नहीं, हम लोग गठबंधन के साथी हैं, हम लोग सच को बताना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उन्होंने बताने का काम किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, आप सब लोग मिलके एएनआई पे सच बताते रहो अखिलेश जी को, तो वो बेड़ा पार हो जाएगा, समझ लो। रोज सवेरे टाइम तय कर लो, ओम प्रकाश जी को मेरी तरफ से कहना है कि सुबह 8 बजे टाइम तय कर ले, एएनआई को बुलाए और रोज सच बताएं। 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया लक्षण समझ, भैया मैं लक्षण समझ गया, मैं मरीज की नब्ज देख के जान जाता हूं अब इसको कितने दिन बीमारी और रहेगी। समझ गया। माननीय शिवपाल जी के लिए तो आप ही लोगों ने खबर चला दी थी कि 19 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं, मगर कहाँ ज्वाइन किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी। 1 मिनट, आप सब बात यही सुनोगे, मैं बेढब आदमी हूं, मैं बोल भी दूंगा, आप लोग मेरे चेहरा खराब हो जाएंगे। क्या मांग रहे थे और क्या नहीं मिला हमको बताओगे, हम बता देंगे। ओम प्रकाश राजभर क्यों गए थे स्वतंत्र देव के यहाँ,
नहीं नहीं बिल्कुल, अरे हम हमको बताने मालूम का है काम जन्नत की करिए, हकीकत मगर क्या, हमको मत समझाओ भाई हाँ, ना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए वहां गए क्या थे, मांग रहे हो, हमको क्या नहीं हिस्सेदारी मिला, नहीं मिला, डील नहीं हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। नहीं, डील डील करना होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार हमको में नहीं बने जा रहते। सुनील बाबू, आप मेरी शुभकामनाएं, खूब आगे जाओ, लेकिन मैं ऐसी मैं बात मत मैं कहो मैं जान जिसमें रहा लोगों हूँ, को मैं भरोसा जान रहा नहीं हूँ। हो। ठीक है मुर्तजा अली, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा आगे, क्योंकि किस चीज में? शिवपाल यादव का जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं ऐसा मानता हूं, सकता मैं गलत हूं, ज्यादा नुकसान शिवपाल यादव का इसलिए नहीं हुआ कि अखिलेश यादव ने उनको बैठक में नहीं बुलाया या बगल में नहीं बैठाला ना। उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ चुनाव से 3 महीने पहले तक प्रदेश में 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमी जो उनको अपना नेता मानता था, क्या वो उनसे हट गया। जी उसने कहा कि भाई चाचा ने हमसे कहा था चुनाव की तैयारी करो, मैंने 10-20 लाख रुपया लगा दिए, चाचा ने कहा हम लोग लड़ेंगे 100 सीट पर, 200 सीट पर, 300 सीट पर, और टिकट फिर चाचा अकेले लड़े। तो राजनीति में कोई भी नेता घास खाने तो आता नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो जो उनका आदमी था, चाहे यहां बहलोल में पुर में हो, नोएडा में है, और चाहे आजमगढ़ में हो, सब भाग गए। सब ने कहा भाई शिवपाल जी ने ठीक नहीं किया। अब क्या करेंगे आगे? नहीं नहीं, आप देखिए, ऐसा था कि माननीय शिवपाल जी जी। ने 2022 के चुनाव में, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 3 महीना पहले तक पूरी तैयारी चल रही थी, 200 लोगों को फॉर्म भी दिए गए थे, मगर उसमें से बहुत से लोग अब बूथ कमेटी तक पेश नहीं कर पाए पार्टी कार्यालय में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो माननीय शिवपाल जी ने जो सर्वे कराया, उस सर्वे के हिसाब से जनता बीजेपी की सरकार को नहीं चाहती थी, बीजेपी से त्रस्त हो गई थी, और वो पूरी तरह एक तरफ वोट डालना जिससे भी चाहती थी। इनने सर्वे कराया हो उस कंपनी का नंबर नहीं। डिलीट कर देना। आप जिससे भी इनने बात सर्वे हमारी कराया हो उस कंपनी का नंबर डिलीट कर देना भैया। ऐसा गड़बड़ नहीं सर्वे बिल्कुल, बताइए आप कर देना। हमारी बात सुन लीजिए। जी जब जनता का रुख बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ था, तो जनता एक चुनाव लड़ रही थी, और माननीय शिवपाल जी ने उस जनता के भावों को समझते हुए वो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता भी मान लिए। 65 सीट मांगी गई थी, एक सीट पर समझौता भी कर लिए कि जनता बेरोजगारी से, जनता महंगाई से, जनता हर तरह से परेशान थी, तो हो एक उम्मीद अरे थी थी कि छोड़ो, होगा क्या आप बताओ, पास्ट टाइम छोड़ो, वो तो हमको किस्सा पता है। अब आगे क्या होगा वो बताओ महाराज। होगा तो अब ये ना आप लोग बेहतर जानते हैं, मगर होगा तो कुछ अच्छा ही होगा प्रदेश के लिए, और प्रदेश प्रदेश में छोड़ो एक भैया, भाई आप लोग भी, हर आदमी दधीच बन रहा है क्या, हर आदमी दधीच बन रहा है। अरे प्रदेश देश अपना हिसाब कर लेगा। आप ये सोचो आपका कल क्या होगा। हमारा कल बेहतर होगा इंशाअल्लाह, देश देखिएगा प्रदेश आप। छोड़ो यार, देश और प्रदेश नहीं, अभी नहीं, वो मैं अपनी स्थिति बात कहाँ है कर कि रहा आप देश प्रदेश चलाओगे। अभी तो वो स्थिति नहीं। अब देखो अभिषेक बाबू, समस्या मालूम क्या है। आनंद जी आपके पास आ रहा हूं, बस एक बात कह दूं अभिषेक भाई से। ऐसी कंपनी से सर्वे करा लेते हो जो बता देती कि जनता भाजपा से त्रस्त है, वो 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आ रहे, और ऐसी कंपनी सर्वे करा लिया आपके साथी लोग कैसे। इसीलिए हम कह रहे नाक इधर है और ढूंढ इधर रहे। बाद में कहते हो कि अरे हम हार गए। जब गलत कंपनी से सर्वे कराओगे भैया, तब तो ऐसे फैसले होंगे ना मित्र। ये तो मैं नहीं कह रहा, मुर्तजा जी ने कहा कि चाचा ने एक सर्वे कराया था बड़ी कंपनी से, जिसने बताया कि जनता बहुत भाजपा से क्षुब्ध है, खफा है, और भाजपा को ध्वस्तीभूत कर देना चाहती, नस्ते नाबूद। आनंद जी, वो कौन सी कंपनी है सर्वे वाली, उसका पता किए जिसने शिवपाल जी के साथ ऐसा छल किया। आनंद दुबे को आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपको आ रही है अमिताभ जी जी आ रहे भैया, आ रहे जी। देखिए, राजनीति में सब कुछ सर्वे नहीं होता है। राजनीति में कुछ अपना भी चिंतन होता है और कुछ अपना भी सोच होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिन राजनीतिक दलों को
मेहनत के बजाय सिर्फ समीकरण की आदत लग गई हो। 2% इधर से तोड़ लो, 1.5% इनका है, 4% इनका है, ऐसे करके जो लोग राजनीति करना चाहते थे, और फिर इन लोगों ने ही उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, खासकर अंबेडकर नगर से लेकर बलिया और गाजीपुर वाले पैच में, कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह नाराज है, पूरी तरह से इसको खत्म करने वाली है। ये मैं आपके डिबेट पर भी अमिताभ जी बैठता रहा, मैंने कहा कि मैं प्रदेश में घूम रहा हूं, मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं कि उनको 70 साल में जो चीजें नहीं मिली है वो 5 साल में मिली है। लोगों को पक्का मकान मिला है, लोगों को राशन मिला है, लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला, लोगों के बैंक में खाते खुले हैं, उनको जनधन योजना मिली है, उनको किसान सम्मान निधि मिली है। मतलब ऊपर से जो भी चला है वो नीचे तक पहुंचा है। लेकिन ये बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। ये लोग घर में बैठ के ट्विटर वाली चिड़िया उड़ा रहे थे। मुलायम सिंह जी धरती पुत्र थे, इसलिए चुनाव जीतते थे। अखिलेश जी ट्विटर पुत्र हो गए, इसलिए चुनाव हारते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जब आप समीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति पे रहेंगे तो फिर इसी टाइप के सर्वे आपके पास आएंगे, इसी टाइप की झोला छाप कंपनियां आपके पास आएंगी और कहेंगी कि भैया ये हमारा सर्वे है, ये हमारा पैकेज है, इसको ले लो। अच्छा, एक मिनट अभिषेक, एक मसला आप अपनी जवाब दीजिए। एक कंपनी आपको भी गलत फंसी थी दोस्त, जिसने आपको भी शपथ दिला दी थी, उन कंपनी वाले को बुलाए कि नहीं बुलाए, पहले बताओ। पैसा वापस लिए कि नहीं लिए उससे? देखिए अमिताभ जी, नहीं, इनसे अभिषेक वाजपेयी से पूछ रहे हैं, इनको भी एक कंपनी थी। अब मैं नाम वाम चक्कर में नहीं पड़ूंगा, जो बता गई थी कि शपथ की तैयारी करो, सीटें सब बता दी थी। अधिकारियों में भी गलतफहमी करा दी। वो अधिकारी आज तक बेचारे अब लाइन में खड्डे में गिरे जा रहे, जो टेलीफोन मिला दिया उधर। वो सर्वे कंपनी, उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, अभिषेक जी बताइए। देखिए अमिताभ जी, मुझे नहीं पता कि हमारे मित्र ने किससे सर्वे करवाया था, तो वही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जैसा कि अभी आनंद दुबे जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, शायद मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुद्दों के नाम पे चुनाव लड़ा होता तो शायद मुद्दों के नाम पे बात कर रहे होते। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर एक बार भी बात नहीं की थी, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार भी वोट नहीं मांगा, उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पे एक बार भी वोट नहीं मांगा। आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आपने तमाम तरह के मुद्दे उठाए, उसका हासिल क्या हुआ? इनको कुछ आता नहीं है। आप मुझे बताइए ना, इसके अलावा इनके पास कुछ आता नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बरगला सकते हैं। आपने उठाए थे ना, हमने आपको मुद्दे उठाने से नहीं रोका था भाई, हमने आपको मुद्दा उठाने से तो नहीं रोका ना अभिषेक जी। हमने तो मुद्दा उठाया, लेकिन आपने लोगों को भ्रमित करने के लिए फसाद छेड़ने की बात कर दी। आपको ये लगता है योगी आदित्यनाथ आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम लोगों को ज्यादा कन्विंस कर लेते हैं, तो शायद हिंदुत्व के नाम पे छोड़ करके, धर्म जाति के नाम पे छोड़ करके अभिषेक जी बात कर रहे होते। अभिषेक जी, आप ये मानते हैं, बात नहीं की, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये समझते हैं, सुन लो भैया, धर्म के नाम पे पेटेंट करा करके आप उसको आगे लेकर चल सकते हैं। तभी आपने बेरोजगार युवाओं से ताली और थाली बजवा कर दिया। अरे सुन लीजिए ना, ताली इसी चक्कर में तो आपकी ताली बज गई, इसी चक्कर में आपकी ताली बज गई, इसी चक्कर में आपकी ताली बज गई, और अभी तक आप छाती पीट रहे हैं। आप उस ताली को समझ नहीं पाए, थाली को समझ नहीं पाए, इसीलिए छाती पीट रहे हैं। आप थाली को समझ लिए होते तो आज छाती नहीं पीट रहे होते। आनंद जी, जैसे आप 2024 के एजेंडे, सुन लीजिए, 2024 के एजेंडे को सच करने के लिए दूसरों को भी सुन लीजिए ना, यही तो दिक्कत है। आप लोग सुनते नहीं है, बाद में जनता आपकी नहीं सुनती है। ये बड़ी दिक्कत आपकी है। आप सुनिए ना, आप सुनिए, बोले आप सुनेंगे नहीं, जनता आपकी नहीं सुनेगी। सुन लीजिए ना, अरे आपने टेलीविजन चैनल पे बैठ के ये मान लिया कि आपने मुद्दे उठाए, जनता ने उसको नहीं माना, जनता उसको नहीं समझी, हमने जो बताया उसको समझ लिया।
मतलब आप ये आपने स्वीकार कर समझने रहे हैं वाली कि बात, अब आप आपकी जो सुनिए। कन्विंसिंग पावर है आप वो सुनिए खत्म तो। है। अरे अब आपने आप मान लिया सुनिए। ना कि अब आपकी आप सुनिए। कन्विंसिंग पावर खत्म है। अच्छा, जाइए सुनना भी रिसर्च तो करिए, सीखिए आनंद सुनिए जी, तो सुनना भी सीखिए। सुनिए। अरे मैं तो लगातार सुन रहा हूँ, हाँ, मुझसे ज्यादा इसीलिए कह रहा हूं, सुनना मैंने तो सीखिए। पहले ही कहा, आज जब मुझे सुनने में मजा आ रहा है। बेरोजगारी के ऊपर धर्म को लेकर के चले आएंगे तो समीकरण बदलेंगे ही बदलेंगे। बताऊंगा जब ना, बेरोजगारी के ऊपर धर्म को बिल्कुल लेकर के चले बिल्कुल आएंगे तो बिल्कुल समीकरण बदलेंगे बदलेंगे। बिल्कुल। जैसे आप 2024 के एजेंडे को सेट करने के लिए आपके लिए बस चंद लाइन ही कहूंगा, जो सर्वव्यापी है, मैं ज्ञानव्यापी के उस पर भी लेकर के आ रहा हूं, जो सर्वव्यापी है उसे ढूंढ रहे हैं तहखानों पर, और आप बीजेपी वाले बड़ा मजा लेते हैं लोगों को बरगलाने पर। तो आप वही लोग हैं, क्योंकि आप इन मुद्दों को लेकर के आते ताकि आपसे महंगाई के मुद्दे पे बात ना की जा सके, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बात ना की जा सके, बेरोजगारी के मुद्दे पे आपसे बात ना की जा सके। आखिर आपने ताली और थाली बजाने वालों को ठीक 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 आपने ठीक अभिषेक अब बाबू मैं बोल लूं? ठीक है ठीक आपको है, एक अब मैं मिनट बोल लूं? अभिषेक, अभी रुके रुके, मैं एक 30 अब मैं बोल सेकंड लूं? फॉर आनंद, आनंद दुबे, बस फिर मैं वाइंड अप करूंगा। 30 सेकंड फॉर आनंद दुबे जी। आनंद जी रिस्पॉन्ड करिए। इन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी पर काम नहीं चलने दिया। जी। अरे हमने जनता को बताया कि समाजवादी पार्टी के समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी, हमारे 4.5% है। हमने जनता को बताया कि इन्होंने एक, अरे शांत रहिए यार, अभिषेक बाबू एक मिनट, रहिए। आपने इतनी देर बोला, उन्होंने सुना, उनकी बात आ जाएगी जी। हाँ, अभिषेक भाई रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ आनंद जी आप बोलिए। ये हालत रही तो अगले 50 साल कोई चुनाव नहीं जीतोगे। ये हालत रही तो ठीक, मैं रोकूंगा। इन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी पर काम नहीं चलने दिया जी। अरे हमने जनता को बताया कि समाजवादी पार्टी के समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी, हमारे 4.5% है। हमने जनता को बताया कि इन्होंने एक, अरे शांत रहिए यार, अभिषेक बाबू एक मिनट, आपने इतनी देर बोला, उन्होंने सुना, उनकी बात आ जाएगी जी। हाँ, अभिषेक भाई रुकिए रुकिए, हाँ आनंद जी आप बोलिए। ये हालत रही तो अगले 50 साल कोई चुनाव नहीं जीतोगे। ये हालत रही तो ठीक, मैं रोकूंगा, मैं माफी के साथ दोनों मित्रों को रोकूंगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को रोकूंगा माफी के साथ। एक मिनट रोकूंगा। जो आखिर में बात हुई ना, उस पर मैं एक टिप्पणी मेरे जहन में हमेशा रही, कई बार मैंने कही भी, अब फिर कहता हूं, और इस अपेक्षा के साथ कहता हूं कि खुले मन से विपक्ष उस पर चिंतन जरूर करे। बार बार फेल होना बताता है कि आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा। एक बार फेल होना सही नहीं, अभिषेक आप समझ नहीं, संयोग हो सकता है, ठीक, अभिषेक बाबू आप समझ नहीं ना, और इतना अहम भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, आप सब जानते हो, राजनीति करते हैं इसलिए सब जानते हैं भी जरूरी नहीं। कोई भूखा हो ना, मैं तो बहुत जमीन का उदाहरण दूंगा, कोई भूखा है 5 दिन से, उसको कोई माई का लाल भरमा के गुमराह करके दिखा दे और उससे ये कहला दे कि मेरा पेट भरा, मैंने अभी रसमलाई खाई, कोई माई का लाल कहला दे, कितना भी बड़ा कारीगर हो। इसलिए इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं कि उन्होंने ऐसी बात, उन्होंने लाल रुमाल दिखा दिया, उन्होंने काला रुमाल दिखा दिया। ये कोई बंगाली बाबा का जादू है क्या? ये चुनाव है, जिसे अखबार में निकलता है वशीकरण कराओ, फलानाकरण कराओ 100 रुपए में, वैसा है चुनाव क्या? ना 25 करोड़ लोगों को कौन माई का लाल बेवकूफ बना लेगा? और जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता को मूर्ख बना के भाजपा वोट ले लेती है, गुमराह करके, वो भाजपा का नहीं, उत्तर प्रदेश की महान जनता का अपमान है, जिसमें मेरे माता पिता भी हैं, दूसरों के परिजन हैं, गुरु हैं, परिवारी लोग हैं, मित्र हैं। मूर्ख हैं क्या वो? हमारे ही घर से आप लोग पैदा हुए, आप लोग विद्वान हो गए। ये भाषा ठीक नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, जमानतें जब्त होंगी, कभी 2/3 बहुमत मिलेगा, लेकिन जनता को मूर्ख मत बताइए। कौन माई का लाल गुमराह कर सकता है हिंदुस्तान की जनता को? समाजवादी पार्टी के मित्रों से कहूंगा, जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को एक बार चिट्ठी लिखी थी,
ध्यान से सुन लीजिए अभिषेक, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी भारत का, जब जयप्रकाश जी और इंदिरा जी जब थे तब भारत का शैक्षिक दर बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि भारत का आदमी अशिक्षित तो हो सकता है, मतलब स्कूल ना गया हो, लेकिन विवेकहीन नहीं है, उसके पास सामान्य प्रज्ञा है, इसलिए ये ठीक नहीं। मुकदमा लड़ा, आपने अपनी बात कही, दूसरे ने अपनी बात कही, जज को ने तथ्यों के आधार पर एक निर्णय दे दिया, तो बता दो जज को गुमराह कर लिया। जनता न्यायाधीश है मित्र, न्यायाधीश। राजनीति में रिश्तों का महत्व बहुत होता है मित्र, ये जान लीजिए। और ये देश बड़ा इमोशनल है, देश में प्रदेश भी है शामिल। ये देश चाहता है जो अपने घर में नहीं भी करता हो उस नियम का पालन, वो भी बाहर दूसरे के घर में चाहता है कि बड़े बूढ़ों का सम्मान रहे। ये भारत का मन है, मिजाज है, इसको भी समझना होगा। मुलायम सिंह यादव जो बात कहते थे उस बात को गुनना होगा, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। आज इसकी इतनी व्याख्या नहीं करूंगा, इस बात को छोड़ दूंगा यही कि मुलायम सिंह ऐसा क्यों कहते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि जब हमको पता लगता है कि फलाने नाराज हैं, बोले हम पूछते रहते लोगों से, फलाने बहुत दिन से नहीं आए। मान लीजिए पूछेंगे अभिषेक वाजपेयी बहुत दिन से नहीं आया, ना फोन आया, लगाओ फोन तो बात कर लेंगे। और मामला संगीन है तो मुलायम सिंह ये करते थे, अचानक बिना अभिषेक को सूचित किया अभिषेक के घर पहुंच जाते थे गांव। एक बार हमसे कहा मुलायम सिंह जी ने कि जब हम पहुंच जाते हैं तो बोले भैया अग्निहोत्री जी सब गिला शिकवा पानी में बह जाते। क्या तरीका था, जोड़ा लोगों को, चलाया ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो है ना इतिहास में दर्ज। H2SO4 फॉर्मूला हिट, मामला अदालत में चला गया, अदालत ने पहला पड़ाव आज शुरू कर दिया। अब ये यात्रा चलेगी जिसे अयोध्या की चली 130 साल, इसमें खैर उतना नहीं चलेगा क्योंकि तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। लेकिन जो साक्ष्य, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर, मेरा ऐसा मानना है कि अयोध्या में जो केस था हिंदू पक्ष का मंदिर के लिए, उससे कहीं ज्यादा मजबूत केस काशी और मथुरा में है, जो तथ्यों से भी दिखता है, साक्ष्यों से भी दिखता है और आंखों से भी दिखता है। ऐसा अयोध्या में 3 गुंबद थे, उसके मध्य गुंबद में रामलला विराजमान स्थापित थे हुए 1949 में, बस इतना था, बाकी उजाड़ था। यहां तो जगर मगर है, मथुरा में भी काशी में भी। प्रोफेसर साहब अग्निहोत्री जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे कि पिछले लगभग 10-12 दिन से हम लोग जो साक्ष्य दे रहे थे इतिहासकार के तौर पे, उसने इतना बाध्य कर दिया इतिहासकारों को, जो अपने आप को बड़े प्रगतिशील इतिहासकार और मार्क्सिस्ट इतिहासकार बोलते हैं, कि कल इरफान हबीब अलीगढ़ वाले जो हैं उनको आके उन्होंने बोला कैमरे के सामने कि मथुरा में और काशी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। ठीक है, औरंगजेब के दोनों फरमान मौजूद हैं, रॉयल सोसाइटी में मौजूद है, मशरे आलमगीरी में मौजूद है जो चिट्ठी है। ठीक है, उसके अलावा आप मानुची को उठा के देखिए, एक इटालियन यात्री था मानुची उस समय का, औरंगजेब का कॉन्टेम्परेरी, औरंगजेब की अभी उसने नौकरी की है, डॉक्टर था। मानुची ये लिखता है कि जब तक जसवंत सिंह जिंदा रहा, जोधपुर वाले, औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी मथुरा को टच करने की, और जसवंत सिंह का कत्ल करवा करके उसके बाद मथुरा के अंदर ये मस्जिद बनवाई गई। और उसके बाद ये नहीं कहता, वो आगे ये भी लिखता है कि ये कैसा बादशाह है कि जिसने इसकी जिंदगी भर सेवा की, उसका कत्ल करा के और उसके धर्म के ऊपर ही इसने ये करवाया।
मथुरा की आपके पास पूरी स्टोरी मौजूद है कि कैसे वहां से कृष्ण जी की जो थी उसको ले जाया गया, ओरछा में रखा गया, कैसे ओरछा में रखी गई। अब मैं इसके अलावा कुछ और सवाल उठाना चाहता हूं। जी मेरा पहला सवाल यह है कि दोनों जगह, काशी भी और मथुरा भी, क्या इन शहरों में कोई जगह की कमी थी? अगर इन्हें मस्जिद बनानी थी तो शहर में कहीं पे भी बन सकती थी, इन्हीं परिसर में क्यों बनाई गई? इसमें आप अध्ययन करिए उस मानसिकता का, जी जो मानसिकता मीर कासिम के जमाने से, जब से इन्होंने गजवा हिंद करने की बात की थी। आप देखिए ना कि मलिक गाफूर भी जब सोमनाथ के मंदिर पे हमला करता है जी और वहां पे लूटता है और मूर्ति को तोड़ता है, और उसके बाद मूर्ति को बैलगाड़ी में रख के अलाउद्दीन के पास भिजवा देता है, और रावल राजा की दोनों रानियों को जो है उसके हरम के लिए भिजवा देता है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये बदाऊ नहीं लिख रहा है जी। बाबर खुद लिखता है बाबरनामा के अंदर कि फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई डिसाइडेड टू बी ए वॉन्डरर, एंड इन दिस प्रोसेस आई किल्ड मेनी इनफीडल्स एंड हिंदूज, आई वॉन्टेड टू बी ए मार्टियर। जी ठीक है, आगे आ जाइए, अकबर का समय ले लीजिए, बहुत अकबर की तारीफें होती है। 1560 में गाड़ी में 48,000 हिंदुओं का कत्ल होता है। सिपाहियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फौज की। जी फौज तो लड़ती थी। खुद अकबर नामा में अबुल फजल लिखते हैं ये। उसके बाद में 1568 में चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का कत्ल होता है, और खुद वो उसके बाद में आके, जिसे अजमेर शरीफ हम बोलते हैं, वहां पे आके फिर इबादत करता है। एक और मुझे बात बताइए, बाबर के जमाने में काशी में कोई मस्जिद नहीं थी, मथुरा में कोई मस्जिद नहीं थी इन जगहों, हुमायूं के समय भी नहीं थी, अकबर के समय भी नहीं थी, जहांगीर के समय भी नहीं थी। मसला ये नहीं, मसला ये कि नपना एक नहीं रखते हैं आप। शरीयत में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते, ठीक बात है। तब फौजदारी के मामले में इंडियन पेनल कोड क्यों मंजूर किया? जो बात प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं, तब इस बात के लिए भी लड़ना चाहिए था कि ना भाई इसमें हम हाथ काटने वाले मानेंगे, रखेंगे, हमारे लिए अलग कर दो, हमारा आदमी चोरी में पकड़ा जाए हाथ काट दो उसके दोनों। तब ये तो बोलो तो लगेगा कि हाँ भाई दीन के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। रावत साहब ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, मैंने स्टार्टिंग में आपकी बात का यही जवाब दिया था कि उस समय अगर सही नेता होते और वोटों की राजनीति ना होती, देश से प्रेम होता, तो उस समय पर जब शरीयत कानून की बात हो रही थी, उस समय आईपीसी के बजाय शरीयत को ही वहां पे इंप्लीमेंट करना चाहिए था, वहां पर जवाहरलाल नेहरू को, कि लो तुम ये शरीयत लो, मैं तुम्हें दे रहा हूं कि तुम्हारे चोरी के बदले हाथ ही काटे जाएंगे, मर्डर के बदले तुम्हारी मौत की सजा तुम्हें चौराहे पे दी जाएगी। गलती तो यहीं से हुई है ना, ये तो 47 के बाद भी तो बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर उस समय भी अलर्ट होते तो आज इतने विवाद ना होते, आज तक काशी भी आजाद होता, मथुरा भी आजाद होता, उज्जैन भी आजाद होता, सोमनाथ भी आजाद होता, और भोपाल और धार भी आजाद होते। ये सारी जगह आजादी होती मंदिरों को, और वहां पर इतना करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू विदेश से आता, और लोग वहां पर टूरिस्ट जाते थे। आज तो लोग, बहुत सारे हिंदू तो जाते ही नहीं है। अयोध्या में कितने लोग जाते थे, पहले कितने जाते थे काशी के अंदर। अब लोगों में ये सोच आई है, समझ आई है कि हमारे जो धार्मिक स्थान है उनके साथ कितनी क्रूरता, कितनी बर्बरता इस्लाम ने की है, इस्लामिक लोगों ने की है। आज लोगों में समझ आ रही है, तो समझ आ रही है तो एक हो रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं, और इस समय कानून को भी समझ में आ रही है। तो नेताओं ने तो इस देश का नाश किया है। अगर नेता उस समय समझदार होते तो ये स्थिति ना बनती आज, और ये देश बड़े सुकून के साथ रह रहा होता, इसमें आतंकवाद ना होता, कश्मीर हिंदू विहीन ना हो जाता, जो आज कश्मीर के हालात हो गए। जगह जगह यहाँ पर जो AK-47 के ट्रक उतरते हैं, जो आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है, ये सब ना होती। वेस्ट बंगाल में किस तरीके से गाय को भगा भगा के काटा जाता है, वो ना होता। जी बिल्कुल ठीक बात कह रावत साहब आपने। हमारे साथ AK मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK मिश्रा साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बात बार बार कही जाती है कि भाई जो भूतकाल में हो गया
उस पर पर्दा डालो। कोई कहता पर्दा डालो, कोई कहता पानी डालो, भाव एक ही है, शब्द अलग अलग है। कुछ लोग कहते पर्दा डाल दो, कुछ कहते पानी मिट्टी डालो। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि पूर्व की घटनाओं का तटस्थ मूल्यांकन नहीं होगा जब तक कौन गलत कौन सही इसका निर्धारण नहीं होगा, तब तक न वर्तमान में शांति आ सकती है, न भविष्य के लिए सद्भाव जुटाया जा सकता है। एक मिश्रा जी। देखिए अमिताभ जी, जो आपने अभी बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जो पहले हो गया भूत में हो गया उस पर पर्दा डालो, मिट्टी डालो, पानी डालो, ये बड़े लालची और बड़े स्वार्थी टाइप के ये कॉम होते हैं और केवल एक सेलेक्टिव चीजों के लिए बोलते हैं। मैं बोलता हूं भाई ठीक है, पास्ट में जो हो गया पर्दा डाल दो, तो दुनिया भर के विश्वविद्यालय से आप इतिहास संकाय को हटा दीजिए, इतिहास जैसे सब्जेक्ट को हटा दीजिए। क्यों ये आप नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास भी तो भूत को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी की स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मिट्टी डालो। इसमें एक एग्जांपल दूंगा, 1991 का जो ये पूजा स्थल का जो कानून बना था ना, वो एक तत्कालिक इस तरह की प्रक्रिया बड़ी सोची समझी थी कि भाई पर्दा कैसे डाला जाए ताकि ये मुद्दे उठे ना। रूह को जगाने का काम, देखिए रूह को अगर शरीर से अलग कर दीजिए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। आक्रांता ऐसे रहे हैं कि उन्होंने पहचाना है कि भारत की रूह आत्मा कहां पे है। किसी भी देश को अगर सांस्कृतिक रूप से आपको विजय प्राप्त करना है तो आप उसकी रूह को, यानी संस्कृति की जो रूह होती है उसको खत्म कर दीजिए। तो मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनना यानी रूह को खत्म करने की कोशिश थी। यहाँ के जितने भी स्मारक थे जो हमारे गौरव को बताते थे, उनको नष्ट करना, उनको ध्वस्त करना। देखिए जितने मुगल आक्रांता या बाहर के आक्रांता थे ना, वो केवल पैसों के लिए नहीं आए थे, वो बड़े क्रूएल थे। पैसों के लिए आए होते तो पैसे धन लेकर के चले गए होते, ऐसा नहीं था। उन्होंने पैसों और धन के साथ साथ ये देखा कि यहाँ के कल्चर को कैसे नष्ट किया जाए, क्योंकि वो बराबरी तो कर नहीं सकते थे। इतना इनोवेशन जो हमने किया था हजारों साल लाखों साल की तपस्या से, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो बराबरी कर सके। और जब बराबरी करने की क्षमता नहीं होती है तो वो नष्ट करते हैं। सारा रीजन यही है कि बराबरी करने की क्षमता इनके पास नहीं है, तो ये बोलते हैं जी मिट्टी डालो, पर्दा डालो, आगे की देखो। अरे पीछे की क्यों छोड़ दें? आप अपने घरों में अपने बाप दादा 10 पीढ़ी की फोटो लगा के रखते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां ये बोलती हैं, आप उनके कार्यालय में जाके देखिए, 50 पीढ़ी पहले की फोटोएं लगी होंगी कि हमारे दादा उन्होंने कहां से शुरू किया था, वो एमपी थे, एमएलए थे। बिल्कुल ठीक बात कही एक कमिश्नर ने। मौलाना साहब, एक सवाल तो खड़ा होता है मित्र, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थित मंदिर को तोड़कर मुगल सेना जब हुई तो औरंगजेब के आदेश पर तो हुआ कि भाई अब इसमें जो मूर्ति फूर्ति सब निकली हैं, विग्रह, इनका क्या करें। तो हुक्म दिया गया दरबार से कि इनको आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दो। इसका लूट से कोई ताल्लुक नहीं था, और चुनवाओ भी तो कहां, सीढ़ियों में चुनवा दो। ये मानसिकता का मसला है कि नहीं है मौलाना साहब? क्रूरता, देखिए ये मानसिकता का मसला है ना। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ साहब जी। वो लोग, वो बादशाह, वो जालिम और जाबिर, जो जिनके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज ना हो, जो अपने बाप को कैद कर दे, जो अपने भाइयों को कत्ल करा दे, ऐसे लोगों से आप इंसानियत की उम्मीद क्या रखते हैं? नहीं, हमको उम्मीद उनके बाप से भी नहीं थी। उनके बाप भी बड़े विचित्र थे, कभी इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। मेरी सिंपैथी उनके लिए भी नहीं कि उनको बंद कर दिया गया, उनके भी कर्म ऐसे ही थे कि वो बंद हो। उनके बाप, एक मौलाना साहब एक बात कहूं, एक बात को, आप तो पढ़े लिखे पुराने आदमी हो, मैं सिर्फ संदेश संकेतों में एक बात कहूंगा, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, आपने जरूर पढ़ी होगी, उसका डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बड़ी अभद्र है और तनाव पैदा करेगी। ये जिनकी बात आपने कही कि जिस बाप को जेल भेज दिया, बंद कैद में कर दिया, उन बाप के लिए एक बार पंचायत बैठी थी आलिमों की, जब वो हुक्मरान थे, ठीक। तो आलिमों ने एक फैसला दिया था, उस फैसले को हिंदी में तर्जुमा करके बस छोड़ दूंगा। माली को अपने लगाए पेड़ के फल खाने का पूरा हक है।
इससे गंदी बात, इससे घिनौनी बात, इससे अभद्र बात मैंने इतिहास में नहीं सुनी। मौलाना साहब, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन बादशाहों का कैरेक्टर, किरदार ऐसा ही होता है। इसीलिए तो हम बादशाहों को बुरा कहते हैं, कल भी बुरा कहते थे, आज भी बुरा कह रहे हैं। AK मिश्रा साहब बताइए, इससे अभद्र बात हो सकती है कि तरह के आलिमों ने आके फैसला दिया कि माली को अपने लगाए पेड़ के फल खाने का हक है। देखिए, इससे गंदा वृत्तांत इतिहास में नहीं मिलता दुनिया के। मुझे 5 बिंदु बताइए, 1 2 3 4 5 करके। अमिताभ जी, अमिताभ जी, अमिताभ जी 2022 में जो संकल्प पत्र हमने दिया था, लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमने 130 घोषणाएं की थी और उसी 130 घोषणाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पुनः जनता ने हमको समर्थन देकर के बैठाया। उसमें से जो ये पहला बजट हमारा आया है, इसमें 97 संकल्पों को हमने स्थान दिया है और इस बजट में, पहले ही बजट में हमने उनको स्थान देकर के पूर्ण करने का संकल्प लिया है। ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत अभूतपूर्व चीज़ है। जहां तक युवाओं के कल्याण की बात है, युवाओं के संकल्प की बात है, हमने उसके लिए भी रोजगार का, कि स्वरोजगार स्थापना हो सके, हमने उसका भी स्थान दिया है। किसानों को, जो किसानों के लिए माननीय अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी बात उठाई, हमने किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिए उनको एक उचित स्थान दिया है। महिलाओं की सुरक्षा हमारा पहला कार्य था, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भरपूर कार्य किया है। गांव को उन्नयन करने के लिए, आगे 5 चीजें डेयरी फार्म को उन्नयन के लिए जो हमारा, ठीक। अरे भैया रुको दादा, अरे रुको भाई, 5 चीजें आ गई शुरुआती दौर में, इतनी और भी है सर। ना अब शुरुआत में 5 ही 5, उसके बाद बाकी बात। जैसे अरे भाई पूरा बजट तो नहीं पाएगा। 14 जिलों में हम अभी रुकिए, बनाने जा रहे हैं। अभी रुकिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। स्वास्थ्य सेवा पे बहुत पैसा। अरे रुक जाओ भाई, खन्ना जी इतना बोले, वो प्रदेश ने सुना ही है। अभी आपसे उसका सार पूछ रहे हैं। बीज मंत्र जैसा बताइए, पूरा विस्तार बाद में। आशीष चतुर्वेदी, 5 कमियां बताइए आप, जिनके आधार पर आपको लगता है कि नहीं ये बजट ठीक नहीं। चल भाई, देखिए अमिताभ जी, 1 2 3 4 5 करके, मतलब उसको पैराग्राफ वाइज नहीं, पॉइंट वाइज। पैराग्राफ में आनंद नहीं आता जी। पहली चीज तो ये है कि जैसा अखिलेश जी ने कहा कि महंगाई जो है वो हर चीज की बहुत ज्यादा है, तो कोई भी प्रावधान जो डायरेक्टली यानी सीधे तौर पे एक आम आदमी को फायदा पहुंचा रहा हो कि आपकी ये चीज की कीमत जो है वो कम की जा रही है, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है। एक रोजगार की बात होती है, आंकड़े बहुत होते हैं कि हम इतने लोगों को, अब अखिलेश जी जो बोल चुके वो देश सुन चुका, हमने देखा था, उसी को आप रिपीट कर दोगे। हम आप लोगों का भी थोड़ा ज्ञान परखना चाहते हैं। 5 चीजें छाट के नहीं ला सकते तो क्या करेंगे? वो बता देंगे जो योगी जी बोले, वो अशोक पांडे बता देंगे, और आप बता दोगे जो अखिलेश जी बोले जय श्री राम। नहीं, वैसा नहीं। देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और दूसरी चीज है कि जैसे मैं भी कह रहा था कि जो रोजगार की बात होती है, जब आप रोजगार के आंकड़े तो टीवी चैनल पे या उसका एक आकार जो आप बजट एलोकेशन करते हैं कि इतने करोड़ यहाँ दे देंगे, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे एक्चुअली में लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी क्लैरिफिकेशन जो है कहीं नहीं मिलती है जी। जहां तक सड़कों के सवाल उठते हैं कि भाई हम इतने ये बना देंगे, इतने एक्सप्रेसवे बना देंगे, इतनी सड़कें बना देंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं आप उनका हाल केवल लखनऊ के अंदर अगर आप, ठीक है आशीष जी, आपकी बात आगे 5 की बात जो मैंने शर्त रखी थी उस पर आपकी बात आगे, जितना आप कह सक पाए वो आपने कह दिया। आपका पूरे 5 में एक चीज ठीक निकली कि भाई बाकी तो जो चीजें हैं वो अखिलेश जी बोल चुके थे कि एग्जीक्यूशन, वो भी बजट के दिन वो सवाल नहीं उठता। फिर ठीक, जिस दिन शादी होती है लड़के लड़की की है, उस दिन कोई ये नहीं कहता ना शादी तो ठीक है, लेकिन अब तलाक ना हो जाए और बच्चा भी हो और ठीक हो बच्चे, ये भी सब देखना पड़ेगा अग्निहोत्री जी, उस दिन नहीं कहा जाता ये, ठीक है ना। उसके लिए साल भर हम बैठे ही, और बजट में केवल इतनी बात आती है। बजट बेसिकली आवंटन का प्रपत्र है, ठीक। उसके लिए फिर अलग से विभाग वाइज डिटेलिंग, रुक जाओ भैया आएंगे, उसके बाद अलग से विभाग वाइज डिटेलिंग होती है। एग्रीकल्चर को कितना दिया, फिर उसकी एग्रीकल्चर विभाग बनाएगा डिटेलिंग, ठीक। क्रियान्वयन कैसे होगा, पीडब्ल्यूडी को फंड अलॉट करेगा बजट,
फिर पीडब्ल्यूडी बनाएगा कि उसमें गड्ढा भरेगा कि छज्जा बनाएगा। ये भी एक बेसिक है। हम लोगों को 35 साल हो गए बजट ही कवर करते करते, केंद्र का और राज्य का तो अनुभव ज़्यादा नहीं, लेकिन केंद्र का करते करते। भगत सिंह जी, 5 चीज़ें आप बताइए। मैंने आशीष भाई से भी निवेदन किया था, पैराग्राफ वाइज नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5। बाकी मेहमानों से भी कहूँगा तब तक सोच लें। बताए कि खेती किसानी पर केंद्रित। ओके जी, जितना भी अभी आंकड़े आए हैं जी, ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरातल पर काम करते हैं। अब वही बात तो आशीष से तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जो पहला आंकड़ा है, इन्होंने जो बताया कि भाई जो सिंचाई का है वो जो ना उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको हम जो ना यहाँ पर अलॉट करते हैं। दूसरा जो मुद्दा उठा कि जो हमने 12 योगी के दौरान जो अभी बजट पास हुआ है कि जो 12 हैं, जो प्राइवेट 12 हैं, 50% उसको जो ना जो बिल की कटौती होगी वो 50% होगी। तीसरा जो मुद्दा उठा जो हमें ठीक लगा, जो पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है वो 500 से 1000 की गई। देखिए किसान वो वृद्धान को ज़रूरत है तिनके का सहारे की, अगर 500 से 1000 हो गई हैं तो ये भी बेनिफिट है। अच्छी बात है। हाँ। और बाकी कई मुद्दे ऐसे रहे, गन्ने के बारे में भी सोचा गया, फसल के बारे में सोचा गया। ठीक है। और साथ के साथ जो ऋण है, जो किसान कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ऋण ले सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी लागत से उनको दिया जाएगा। ठीक, तो ये मेरे 5। ठीक है, 5 बताए। मैं अगर आपकी जगह होता तो ये 5 तो बताता ही, उसमें एक आध छोटा मोटा हटा देता है और एक जरूर बात कहता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रवक्ता है ना, वो लोग बेसिकली प्रवक्ता और कार्यकर्ता में हैं एक ही, लेकिन थोड़ा अंतर रखिए। जब आप आवाम से मुखातिब हों तो बात में वजन होना चाहिए। ये बात ज़रूर आनी चाहिए। खेती किसानी पर एक अपेक्षा थी, जो किया अच्छा किया, लेकिन एक अपेक्षा ये भी थी कि आलू, टमाटर और एक कोई और फसल, इन 3 के MSP तय कर देंगे हम। ठीक, अगर वो हो जाता तो आगरा से लगा के फर्रुखाबाद तक जय हो रही होती। आलू बेल्ट है, इसलिए इन सब चीज़ों पर भी निगाह रखनी होगी। आलू की समस्या उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्या आज से नहीं, जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे तब से। जब मैं तो अपने बचपने से देख रहा हूं, आलू जिसने पैदा किया वो रोया। और ये सुनते ही आ रहा हूं कि आलू से चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगेगी, बोदका बनाने की फैक्ट्री लगेगी, कि MSP में जाएगा, कि फलाने में जाएगा, लेकिन हुआ नहीं भैया। खैर, ताहिरा हसन जी, 5 चीजें आप बताइए सामाजिक क्षेत्र में जिनमें आपको लगता हो अच्छा या बुरा, जो भी फील हो। देखिए, बजट जो आया, जो सरकार ने पेश किया है, उसमें जैसे मुझे एक चीज ठीक लगी कि उन्होंने सिंचाई वगैरह छोटे किसानों के लिए बिजली जो है वो फ्री कर दी है, और उनको ये प्रोविजन दिया है कि वो अपना तालाब या ट्यूबवेल वगैरह करे। मुझे लगता है ये उनको एक बेहतर उनके लिए करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब किसान की बात कर रहे थे, अन्नदाता की, तो ये भी सोचना चाहिए था कि खादों के दाम जो इतने बढ़ गए हैं, पोटास जो उसमें इस्तेमाल होता है उसका दाम कई गुना बढ़ चुका है, उसको कैसे कम करेंगे। हमारा छोटे किसान के लिए तो खाद खरीदना, लाइन में लगना और ला के फिर करना, बीज के दाम बढ़े, तो उसी हिसाब से जैसे आपने कहा कि आलू और टमाटर की भी MSP करना चाहिए था। सिर्फ MSP क्यों तय करना चाहिए, स्टोरेज भी होने चाहिए। कितनी पूरी तरह से आप जाइए, जो गांव इंटीरियर साइड है वहां बाहर पड़े सड़ा करते हैं टमाटर और आलू। उनके पास इतना नहीं होता छोटे किसानों के पास कि उनकी ढोलाई करके वो ले जाएं दूर दूर कहीं जो स्टोरेज है। स्टोरेज होना चाहिए जहां पे आलू, टमाटर, इस सब की उपज है, वहां पे सरकार को स्टोरेज बनाना चाहिए। ये इसी सरकार की बात नहीं कह रही, तमाम सरकारों से ये कमियां चली आई है कि जो अन्नदाता को, जो हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको इस जगह पे पहुंचा दिया। तो मुझे लगता है ये देखना चाहिए था। महिला सुरक्षा की बात है, मुझे लगता है महिला सुरक्षा में इन्हें अभी तमाम रोज हम सुनते हैं महिलाओं के साथ इस तरह के बलात्कार होते, तो क्यों ना फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा निस्तारण हो। लेकिन हमारी पुलिस को भी जो है बेहतर टेक्नोलॉजी से वो अपडेट करते हुए उनको सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाए। मैं सिर्फ पुरुष पुलिस कर्मी की नहीं बात कर रही हूँ,
महिला भी कर रही जी, है। ठीक। ये पेट्राकी को सिर्फ पुरुष आगे लेके नहीं चलता है, महिला भी उसकी वाहक होती है। जी। तो ये किया जाए जिससे कि महिलाओं पर ठीक। बढ़ती हुई जी। हिंसा को रोका जा जी सके। ठीक ठीक। तो ये महिला के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए देखिए, मुझे एक चीज कहना जी। है, माइनॉरिटी के लिए मदरसे जो है उनकी अपग्रेड की बात है। अपग्रेड हो लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर अपग्रेड नहीं है, अगर वहाँ इंग्लिश मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। जी ठीक। वो मेन स्ट्रीम में हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा रहा कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए, जी, जिसकी ठीक। वजह से आज जी। भी वो मौलाना के अंडर में है। जी तो ठीक। मुझे लगता है ठीक है कि तारिक, माइनॉरिटी ठीक, आगे को पढ़ आगे के आगे प्रोग्रेसिव ठीक, बनाना। ठीक है ठीक है। मदरसों के साथ समस्या ये रही कि मदरसों को राजनीतिक पार्टियों ने अपनी नर्सरी के तौर पर इस्तेमाल किया। उनसे अच्छे बच्चे निकले, इसकी चिंता किसको? अपनी नर्सरी है, जिसे गेंदा की नर्सरी है, गुलदाउदी की है, तो वही हाल है। खैर छोड़िए, आगे चलेंगे तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आलोक पांडे जी, एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर मुझे समझाइए, बताइए 5 सबसे महत्वपूर्ण आयाम इस बजट में आपको क्या दिखते हैं? सर पहले तो मैं बधाई दूंगा। जी। 5 मई को आपने एक करप्शन पे लेकर के जी। हम लोगों ने लाइव किया था, मैं भी था उसमें। जी हाँ। उसको लेके हमें लगता है योगी जी ने शायद आपकी बात सुन ली है। यही शुरू करता हूं मैं। जी। 8 मंडलों पर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात योगी जी ने कही है। जी। तो ये बधाई के पात्र है TV9 और सौभाग्य है कि मैं उसमें था उस जगह पे। जी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर जितनी योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं कहाँ खराब बनती हैं, उनमें कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं। सबसे बड़ी सर समस्या होती है उनको लागू करवाना। वेरी राइट। तो जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि जो 20, 22, 18, 20 मंडल है उसमें 8 ही में क्यों शुरुआत की गई, पूरे मंडलों में होना चाहिए। लेकिन हाँ, शुरुआत की बात है करप्शन को लेकर के, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगी। जी। दूसरी बात इसमें आते हैं, जिसमें योगी जी ने या बजट में कहा गया है भाव स्थिरता कोष, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज की भाव को स्थिर करने का सरकार प्रयास करेगी। MSP नहीं दे रही है, लेकिन भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी ये पहला कदम तो है कम से कम हमारे किसान भाइयों के लिए। तो मेरे अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। जी। और तीसरी बात जो है, एक है गरीब कल्याण योजना, जिसमें सर ये भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। गरीब कल्याण योजना में ये कहा गया है कि जो राज्य सरकारों का और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो व्यक्ति उन योजनाओं को नहीं प्राप्त कर सका है, ये मैं बार बार सोचता था कि करप्शन होता कैसे है। सर मैं बस 30 सेकंड लूंगा, थोड़ा अलग है इससे। जैसे कि आप चाहिए, या मैं एक आम व्यक्ति हूँ और हमें सरकार की योजना का लाभ लेना है, तो ब्यूरोक्रेट कैसे करप्शन करता है? वो तो खाते में सरकार सीधे पैसा भेजती है, फिर वो ब्यूरोक्रेट का जो एजेंट होता है या निचला अधिकारी होता है, वो सेट करता है ग्राम विकास अधिकारी को। वो कहता है 5,000 आपके अकाउंट में आएगा, 3,000 आपके 3,500 1,500 हमें दे दीजिएगा। ये सर क्यों होता है? क्योंकि ये पता है योजनाएं आएंगी 10 लोगों के लिए और लाइन में लगे 100 लोग, तो जो 90 रह जाते थे वो करप्शन का कारण है। तो जो गरीब कल्याण योजना सर आई है, जिससे सरकार उन लोगों को ढूंढेगी जो लोग उन योजनाओं से वंचित रह गए। और एक सर और है, 5वीं, जो सर ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मुझे बड़ी लगती है, वो उज्ज्वला योजना में 2 सिलेंडर मुफ्त। सर वो जो घर में काम वाली मेरी बाई आती है, उससे पूछो सर 2 सिलेंडर का क्या मतलब है? नहीं, 2 सिलेंडर का मतलब हमारे लिए भी है। अच्छा, और ताहिरा जी के लिए भी है। भैया सिलेंडर इतनी छोटी चीज थोड़ी ना है, 1,000-1,200 में सिलेंडर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे 5-6 बिंदु हैं कि जो संकेत देते हैं सर। लेकिन एक एनालिस्ट के रूप में, इकोनॉमिक एनालिस्ट के रूप में मैं एक बात कहूंगा सर, ननकू को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वही सरकार ने रोजगार के लिए बहुत काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए एक सर्वेक्षण करेंगे केवल। अभी इस 6वें बजट में सरकार केवल रोजगार या स्वरोजगार के लिए सर्वेक्षण के लिए बजट बना रही, अभी रोजगार देगी नहीं सर वो। अरे पर रोजगार का क्या सर्वेक्षण है? सब तो वैसे ही सब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
जी सर, तो मुझे ये लगता है कमेटी कि बनाना, बिल्कुल ये सर्वेक्षण, ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, भाई मेरे जैसे कम समझदार आदमी तो ये कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। जी सर, मैं यही कह रहा हूं इनमें कि कुछ होना नलकूप जाना पर एक साल नहीं, और ये सब इंतजार करना टाइम पास मूंगफली है। जिसे बस में चढ़ गए, मूंगफली ले ली, पीछे की सीट पकड़ ली, अपना खाते खाते निकल गए। ये वैसा सर, काम है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। जी नहीं, मैं सिर्फ ये जी। कहना चाहता हूं कि जो जी। सर्वेक्षण वाली बात कही स्वरोजगार के लिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए, रोजगार की रियल बात हो। जी ठीक बात है। बहुत हल्की बात बताई गई कि भाई जो नावेशिकों का हल्की बात नहीं, हल्की नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह और मायावती दोनों के समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुई थी मनमोहन सिंह के लिए। मुलायम सिंह लगातार बयान दे रहे थे कि सारी बवाल की जड़ कांग्रेस है, किसान का सत्यानाश कर दिया, जवान का सत्यानाश कर दिया कांग्रेस ने, नौजवान का कर दिया और ब्ला 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 आदि आदि। मैं मिला मुलायम सिंह जी से, मैंने उनसे कहा कि भाई जब सबका सत्यानाश कांग्रेस ने कर दिया तो सरकार रहे चाहे जाए, आप तो अपना दामन साफ करो, आप तो चिट्ठी विड्रॉ करो समर्थन की। मालूम क्या कहा मुलायम सिंह जी ने? अभिषेक वाजपेयी उन्होंने कहा कि देखो कैसी बात बता रहे हैं अग्निहोत्री जी हमें। बोले आपको पता है हमारे वापस लेने से सरकार नहीं गिरेगी। मैंने कहा फिर? बोले आपको पता है केंद्र सरकार क्या होती है? बोले उसके 1000, उनके शब्द कोट कर, बोले 1000 हाथ होते हैं, 1000 डाल देगी जेल में। क्या? मैं इसलिए हमको कोई भी चीज चौंकाती नहीं। दूसरी चीज आई, अनीता ने कहा बंगाल का उदाहरण दिया। आदमी के लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। 2 लोग भारत में लड़ पाए, लालू प्रसाद यादव लड़ पाए केवल हिंदी पट्टी में पूरे में, बाकी कोई नहीं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव। उसकी कीमत वो अदा करी नहीं। और बंगाल में ममता, उसकी कीमत उन्होंने भी अदा की और कर भी रही है उनका परिवार। आधा टाइम तो सुप्रीम कोर्ट में बीत जाता है अर्जी लगा लगा के अभिषेक का। ईडी से बचे तो फीडी, फीडी से बचो तो सीडी, और फेमा से बचो तो फेरा, और फेरा से बचो तो। इसलिए रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है ना अनीता, उस पर निर्भर करता है। ठीक। और कोई नई बात नावेशिकों ने के ना कोई ऐसा वो इंद्रजाल कोई तंत्र बता दिया ना, बहुत कॉमन चीज है। आपको बुला के कागज दिखा दिए जाते हैं, पता है? बुला के चाय पिला के पार्ले जी का बिस्कुट खिला के कागज दिखा दिए जाते हैं, कहते उधर सोफा बैठ जाओ इसको देख लो। क्या? तो आपका रिमोट फिर दूसरे के पास में आ जाता है। फिर वो होता जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना। यहां नाम नहीं ले सकता, वैसे उदाहरण जानता हूं। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उन्होंने बताया। कांग्रेस का कोई मित्र नहीं है, नरसिंह राव जी के साथ भी ये कहा गया था। जब कांग्रेस के बड़े बड़े धाकड़ और नरसिंह राव सीधे माने जाते थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी, लेकिन वो लोग बड़े बड़े श्रूड पॉलिटिशियंस, जब सबको नाथ दिया नरसिंह राव ने तो खोज हुई भाई इनमें इतनी क्षमता कहां से आ गई। तो पता लगा क्षमता नहीं, चाय पर बुलाया नावेशिकों को, ये समझे कि खुश हैं इसलिए बुलाए। आधी चाय नहीं पी पाए, बोले भाई इसको देखो, वही से छोड़ के पैर छुए, बोले ठीक है गुरुजी। फिर ऐसे करके भाई नेक्स्ट 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 5-7 नेता थे सब, अर्जुन सिंह, चिदम्बरम, माधवराव, शरद पवार, छोटे नेता थे क्या, अनीता मिश्रा, सब एक लाइन में खड़े थे, एक लाइन में सीधे ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह। मैंने अर्जुन सिंह से पूछा कि नरसिंह राव आपके नेता हैं? अब वो ना इधर जा पाए ना उधर जा पाए, उन्हें फाइल भी याद आ रही थी क्या। तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिपरिषद का सदस्य हूं। क्या?
कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है, इसमें कौन चौंकने की बात है भाई? ये तो बहुत हर राजनीतिक खेल में यही है, आज से नहीं, ये तो राजाओं के समय से चल रहा हथियार। ऐसा भी हो सकता है, होगा मैं नहीं कहता, लेकिन हो सकता है, हो सकने में मैं चौंकूंगा नहीं। कहां कौन लड़ रहा बताओ? आप देखते हैं पवार, जब भी महाराष्ट्र में कोई घटना घटती है पवार साहब आते हैं यहां, देख रहे हैं ना गौर से, आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं फिर जाते हैं, होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा हो, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी मजबूत होनी चाहिए, सिर पे मुरैठा बांधने वाला भाव होना चाहिए। ममता और लालू प्रसाद यादव, तीसरा बता दीजिए इस हैसियत, इस इतने बड़े कद का कोई नेता जो ऐसे लड़ा हो, बताइए कहीं का। अब ये मत बता दीजिए कि नहीं कि अपने अपने नेताओं का नाम ले दो कि वो भी लड़ रहे हैं, इसको लड़ना नहीं बोलते, इसको चकल्लस बोलते हैं। लड़ ममता रही है वहां, फर्क है मित्र। क्या ट्विटर पे लड़ने में कोई बुरा थोड़ी ना मानता है, ट्विटर पे तो खेलते रहो, लेकिन ममता ट्विटर पर सबसे कम रहती ना। क्या आप मानते हो कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास कभी कोई ऑप्शन नहीं आया? आए, हम ही लोग एक पत्रकार के नाते जानकारी में आए वो विकल्प जो उनको दिए गए, नहीं मंजूर हुए, नहीं मंजूर हुए तो लालू यादव फिर जेल ही में रहे, और अभी फिर बाहर आए थे तो फिर छापामारी हो गई। ठीक है, उनके परिवार ने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, अब इनको जेल में ही रखेंगे ये लोग, ठीक है, लेकिन हम लड़ेंगे। क्या वैसा भाव है? और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। गोमती रिवर फ्रंट की फाइल, जिसमें चंद्रकला और कौन कौन थे, सब उनके खिलाफ छापेमारी हुई थी, कई आईएएस पकड़े गए थे, कई पॉलिटिशियंस पकड़े गए थे, खनन वाला मामला था ये बुंदेलखंड का, सीबीआई का केस, उसकी फाइल, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं कह रहा ये बात ताकि हमसे नाराज ना हो आप लोग, इसलिए कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, अनीता जी, अभिषेक जी, एक बार कहा, ये लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव के परिवार की संपत्तियों का मसला था, उसने कहा कि सीबीआई तोते की तरह व्यवहार करती है, पिछली तारीख को कुछ बोलती है, अगली तारीख को कुछ बोलती है, बोले जैसे जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन बनता बिगड़ता है, वैसे सीबीआई अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें चौंकने की बात है क्या? यही होता है मित्र। इसलिए भाजपा अगर ऐसा कर रही होगी तो भाजपा ऐसा करने वाली पहली सरकार नहीं होगी। ये काम इंदिरा जी के समय में भी अच्छे से होता था, नरसिंह राव जैसे व्यक्ति के समय में भी हुआ, जिनकी फोटो देख के आप नहीं कह सकते कि ये ऐसा बवाल कर सकते हैं। भैरव सिंह शेखावत जी के लिए लोग कहा करते थे कि राजस्थान में उनके पास भी इस ढंग की चीजें रहती थी, वो चाय पीने, वो खाने पे बुलाते थे नेताओं को, और जो एक बार ऐसे खाने बुला लिया जाता था, वो फिर जो भैरव सिंह चाहते थे वो उसी ढंग से फिर अपनी राजनीति करता था दूसरी पार्टी में। ये बड़ा सवाल है, लेकिन खैर मूल प्रश्न ये है कि क्या आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के भीतर मची इसरार से प्रभावित होगा, और क्या भाजपा को वहाँ अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा, और क्या अखिलेश यादव उन दो बड़े बैटल ग्राउंड्स को लेकर मुसीबत में है? ये बड़ा सवाल है जिस पर हमको लगातार निगाह रखनी होगी।
धन्यवाद।